डिस्पाइट ऑफ कि हम इंडिकेटर्स ऑफ अटैक की बजाय इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज के थ्रू हम उसकी थ्रेट हंटिंग करें, तो वो एक किसी भी लाइक एंट्री लेवल एनालिस्ट के लिए भी, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली बजाय इसके कि पहले वो इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज खुद से एक्सट्रैक्ट करे अपने एनवायरनमेंट से, अगर उसको एक लिस्ट प्रोवाइड की जाए या वो खुद से इसको एक्सट्रैक्ट कर ले फ्रॉम ओपन थ्रेट इंटेलिजेंस और उसके ऊपर वो उसकी हंटिंग करे, तो इससे एक तो उसका टाइम भी बच जाएगा। एंड सेकेंडली ये कि जहाँ तक मेरा नॉलेज है, एक लाइक एंट्री लेवल एनालिस्ट के लिए थ्रेट हंटिंग इंडिकेटर्स ऑफ अटैक की बेसिस के ऊपर और हाइपोथेसिस जो आपकी थ्रेट हंटिंग है उसको करने के लिए उसको प्रॉपर विंडोज की नॉलेज, रजिस्ट्री की नॉलेज और ये सब होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स कट इट शॉर्ट, लाइक माय इनपुट इज if we do threat hunting on basis of indicators of compromise, it will be more easy and to the point. अच्छा, तो आपका बेसिक जो केस है वो ये है कि आप कह रहे हो कि भाई जो इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज दे देते हैं, हमारे पास हैशेस होंगे, आईपीज वगैरह होंगी, डायरेक्ट उसके ऊपर बच्चा हंट करे और डाटा पाएगा। तो भाई एक बात समझने की ये है कि जो आपके रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर जो अटैकर्स बैठे हुए होते हैं ना, वो स्क्रिप्ट किटीज नहीं होता है, वो मेटा एक्सप्लॉइट के अंदर ऑलरेडी बने हुए एक्सप्लॉइट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी तमाम सिक्योरिटी टूल्स जो है ना वो उन्होंने डिस्कवर किए हुए होते हैं। उनके पास हमेशा कस्टम पेलोड ही निकल रहा होता है, कस्टम मलिशियस कोड ही निकल रहा होता है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक मेलवेयर, जो कि मोस्ट ऑफ द यूनिक जो एपीटी ग्रुप्स हैं, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेड ग्रुप्स, वो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो क्या होता है पॉलीमॉर्फिक मेलवेयर? पॉलीमॉर्फिक मेलवेयर के ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कोड के अंदर कि जब भी वो मेलवेयर एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर एक सर्टेन टाइम स्टैम्प के अंदर, वो अपना जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने कोड का वो पूरा चेंज कर रहा होता है। मतलब उसके अंदर 2-3 वैल्यूज ऐड कर दी, थोड़े से कमेंट ऐड कर दिए, थोड़े से कमेंट रिमूव कर दिए, उससे क्या होता है उसका हैश चेंज हो रहा होता है। और ना उसे आप जब भी किसी टीआई प्लेटफॉर्म के ऊपर डालोगे ना तो वो बोलेगा अनडिटेक्टेड, और वो आपका इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज था। आपके इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉपर पेलोड चल रहा है और प्रॉपर अटैक हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि अटैक नहीं हो रहा क्योंकि आपने जो उसकी आईओसीज देखी थी उसके अगेंस्ट चूंकि अटैक नहीं मिला हमें, तो मतलब ये अटैक तो हो ही नहीं रहा। जबकि ऐसा नहीं होता। यूजुअली क्या होता है कि एक अटैकर बैठता है, वो जब रिकॉन करता है, फॉर इंस्टेंस मेरे सामने एक है बिलफर्ज हम बोले एतिसलात, एतिसलात नहीं पीटीसीएल पाकिस्तान, बल्कि नहीं ये तो है, लेट्स से वी हैव के इलेक्ट्रिक है हमारे पास, और हमारे पास एक अटैकर है जिसके घर में पिछले 3 हफ्तों से लाइट नहीं आई है, और वो अब अटैक करने वाला रेड टीमर है वो प्रॉपर। अब उसने बोला कि भाई के इलेक्ट्रिक से अब मेरी दुश्मनी है, मुझे अटैक करना। उसने बैठ के रिकॉन किया, और रिकॉन करने के बाद अब वो प्रॉपर अटैकर है, वो डाटा निकाल के डार्क वेब पे सेल करेगा। उसके पास इतने कनेक्शन है, उसके पास इतनी क्या नाम है वो सेन इनफ है कि उसे कहाँ पे सेल करना है डाटा, सर्विस वेब पे नहीं करना या फिर किस तरीके से करना है। वो आपको क्या लगता है वो ऑलरेडी बना हुआ मेटास्प्लॉइट से करेगा काम? क्योंकि एक जनरल नॉलेज की बात है वो ये कि आपके जितने भी अटैकर्स होते हैं ना, वो यूजुअली जो होते हैं अपनी आईओसी जो है ना वो तेजी से चेंज कर रहे होते हैं। कोई भी आईओसी किसी एक अटैकर की ना 1 महीने से ज्यादा आपके पास उसके पास नहीं रहती। वो अपना पेलोड पूरा चेंज कर लेता है, मलिशियस कोड ही पूरा चेंज कर लेता है, उसका कोड आउटडेट हो जाता है। इतनी तेजी से सिक्योरिटी और क्या नाम है हैकर्स का काम चल रहा है कि जहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड सिक्योरिटी के अंदर बिहेवियर तक डिटेक्ट कर लिया ना, तो यहाँ पे सिर्फ पेलोड नहीं, यहाँ पे क्या नाम है सिर्फ आईओए नहीं, वो यहाँ पे आईओसी भी चेंज कर लेंगे अपनी, ताकि सामने वालों ने डिटेक्ट ना कर सके। और इतने क्या नाम है डायनामिक इन्वायरमेंट के अंदर अगर आप आईओसीज के ऊपर हंड डाउन करते हो ना, तो यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती ये कर रहे हो कि आप एक अच्छे एनालिस्ट नहीं बन सकते। क्योंकि एक अगर आपको आईओसी इसे ना यूजुअली जो आईओसी के ऊपर हंड करना होता है, इसको हम एक टर्म देते हैं आईओसी स्वीप करना। सही है, नेटवर्क स्वीप कर रहे हो आप उन आईओसी से। अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर 3 सेट ऑफ क्यूरीज आप कह लो या फिर फिल्टर्स कह लो 3-4, जिसके अंदर आप बस सिग्नेचर अपडेट करोगे और वो चला दोगे। आपका एक सॉक एनालिस्ट जिसको ये सिर्फ 4 क्यूरी चलानी है, इस वर्क को ऑटोमेट कर देते हैं, सॉक एनालिस्ट की जरूरत ही नहीं बचेगी। तो इस वजह से हम कभी उसके ऊपर हंड डाउन नहीं करता। अच्छा मैंने आपके सामने पैरामीटर ऑफ पेन खोला है, दुआ करें हमें बस पैरामीटर दिख जाए यार इसको। नहीं पैरामीटर नहीं है इसमें, तस्वीरों से निकाल लेते हैं।
उसके अंदर आपको बताते हैं कि एक अच्छा एनालिस्ट और एक बुरा एनालिस्ट क्या होता है। एक अच्छा एनालिस्ट, एक सबसे जो इनिशियल लेवल होता है ना एनालिस्ट का, वो होता है कि हैशेस के ऊपर, जो हमने बात की थी ना, आपने बात की थी आईओसीज के ऊपर, देख लेते हैं। तो ये जो पहले जो 3 जो है ना आपके, वो हैं आईओसीज। कि आपने बोला हैशेस वगैरह को रन करवा लेते हैं, आईपी एड्रेसेस से देख लेते हैं, डोमेन नेम से देख लेते हैं। देन वी हैव थोड़ा ट्रिकी के होस्ट आर्टिफैक्ट्स, नेटवर्क आर्टिफैक्ट्स, कि वो स्पेसिफिक कोई क्या नाम है, स्पेसिफिक डिवाइसेस है उनका इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उन्हें डिटेक्ट कर रहे हो। फिर थोड़ा चैलेंजिंग होता है टूल के अटैक्स को डिटेक्ट करना, जैसे कि आपके पास मल्टीपल मलिशियस कोड जनरेट करने के टूल्स वगैरह होते हैं, जिसके ऊपर आप बस उन्हें फंक्शनैलिटी बोल रहे होते हैं और वो निकाल के आपको दे रहा होता है रन टाइम के अंदर मलिशियस पेलोड। तो वो डिफरेंट टूल्स होते हैं। इसके अलावा ब्लड हाउंड हो गया, जिसके ऊपर आप एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वी हैव मिमिकेट्स, जिससे आप हैश पास द टिकट वगैरह, ये मल्टीपल अटैक्स हैं, आप लोग पढ़ना बाद में भी। ये चीज इन्हें करना फिर चैलेंजिंग होता है। और सबसे जो टफ होता है ना, वो होता है टीटीपीस के अगेंस्ट हंट करना, जो कि हमने अभी आज किया। अच्छा, एक इंसान जब भी पहले दिन आता है ना सॉक के अंदर, वो लाजमी नहीं है कि वो मालिक कुल्ल होगा, उसे सब पता है, वो ऑमनीशिएंट है, नहीं। ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। लेकिन आपके सामने आपका फ्यूचर गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको एक ऐसा एनालिस्ट बनना है जो कि टीटीपीज बिहेवियर ह्यूरिस्टिक हंट करे। उसकी अप्रोच हमेशा बिहेवियर्स के ऊपर हो, वो आईपी एड्रेसेस हैशेस वगैरह में नाट किया। दिस इज व्हाट मेक्स एन एनालिस्ट अ मोर प्रोडक्टिव, अ मोर डिमांडिंग इन द इंडस्ट्री। वरना एनालिस्ट हजार हैं, एक सीन के ऊपर एक किसी को भी बिठाओगे, वो 1 महीना बैठेगा, और आप जैसे और कोई भी नॉर्मल ना मॉनिटरिंग का काम, अलर्ट देखना, वो कर लेगा। लेकिन जब उससे कहा जाएगा ना आप बैठ के थ्रेट हंट करो, आप बिहेवियर एनालिसिस करो मेलवेयर के, तो वहां पे आपका अपनी जो वैल्यू एडिशन है ना जॉब के अंदर, वो निकलना शुरू होती है, कि आपको असल में जॉब का जो काम है ना वो फिर स्टार्ट होता है। एंड दिस इज पैरामिड ऑफ पेन, जो कि मैंने, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। इसके अलावा आप सबको क्लैरिटी भी मिली होगी व्हाई आई डिडंट डिस्कस आईओसीज और आईओएस हमने क्यों डिस्कस किए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट टफ थिंग टू डू, और इसका जनरल आइडिया भी होना ना काफी अच्छा होता है। मुझे ये पूछना है कि आप इसके लिए प्रोग्रामिंग जो है, सॉफ्ट के लिए प्रोग्रामिंग कंपलसरी है या एडिट वैल्यू है, क्या है, किस तरह से, मतलब प्रोग्रामिंग हमें इसमें हेल्प आउट करेगी हेड हंटिंग के अंदर? अच्छा, इफ यू आर अ रेड टीमर, आपने बस वैसे भी पर्टिकुलरली सॉक के लिए पूछा है ना, चलो सॉक के ऊपर आंसर देते हैं। प्रोग्रामिंग इज नॉट कंपलसरी फॉर सिक्योरिटी, लेकिन क्या चीज कंपलसरी है, एज अ L1 और L2 तक आप बन जाओगे ना, तो वहां पे ना आपको बेसिकली 2 चीजें एटलीस्ट जो हल्की सी प्रोग्रामिंग से रिलेट करती हैं वो आनी चाहिए, विच इज, वो भी आप जब जॉब के अंदर आओगे ना, तो आप जब आपके ऊपर जब पड़ती है तो आप सीख लेते हो, विच इज कि आपको रिजिक्स लिखना आती है, रेगुलर एक्सप्रेशंस वो लिखना आते हो, आप लोगों ने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर पढ़े हुए होंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। अच्छा, रेगुलर रिजेक्ट्स लिखनी आती हो, थोड़ी बहुत बेसिक काफी है। इसके अलावा दूसरा कि आपको क्यूरी लैंग्वेज की ना एक सेंस हो कि एसक्यूएल किस तरीके से वर्क करती है, क्योंकि डिफरेंट सीन्स है ना, उसके अंदर नॉर्मल सर्चेस जो मैंने आपके सामने लगा रहा था, इसके अलावा जो मैंने आपके सामने नोट डाउन की ना, वो नॉर्मल सर्चेस हैं, वो हम फिल्टर से भी लगा लेंगे। लेकिन कोई ऐसी सर्च, जैसे कि मैंने इंक्रिप्शन का मैंने आपको बताया था कि भाई इंक्रिप्शन के अंदर हमें चाहिए कि एक प्रोसेस आईडी के ऊपर 100 प्रोसेसेस आपको 100 बार ही ट्रिगर होते हुए दिख रहे हैं आपको, चाइल्ड प्रोसेसेस विद इन अ मिनट, तो मुझे इन्फॉर्म कर दो। तो उसके अंदर फिर आपको डिटेक्ट करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप इस चीज को किस तरीके से डिटेक्ट करोगे, तो वहां पे आपको थोड़ा क्यूरीज की मदद लेनी होती है। तो आपको एक जनरल सा आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके की क्यूरी वर्क करती है। फिर बाकी यू हैव गिटहब इतना बड़ा, यू हैव मल्टीपल ओपन सोर्स लाइब्रेरीज, अच्छा खासा सिक्योरिटी के अंदर काम हुआ है, तो आप उनका भी सहारा ले सकते हो। लेकिन आप उनका सहारा जब भी ले सकते हो जब आपको खुद थोड़ा बहुत उसकी सेंस क्लियर हो। वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो बस थोड़ा ही। यस, आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। टीमिंग के पर्सपेक्टिव से सब बता दें थोड़ा। स्पेसिफिकली क्या बता दूं? टीमिंग के पर्सपेक्टिव से ही बता दें ताकि, क्योंकि इस पर अगर हम देखे जाए
SOC के अंदर तो दोनों ही काम करे ना, रेड टीमिंग भी काम करे, ब्लू टीमिंग भी काम कर रही है। अच्छा, रेड टीमिंग की बेसिकली ये थी नहीं, और मैं SOC के अंदर भी स्पेसिफिकली आज आपको एज अ थ्रेट हंटर, एक थ्रेट हंटर क्या कर रहा होता है वो आपको बता रहा था। और इन जनरल भी ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। मतलब फॉर इंस्टेंस मतलब जो मैंने आज आपको बताया ना, ये वो एक्सरसाइज है जिसे आप रिडंडेंटली अगर आप करते रहोगे, डिफरेंट हाइपोथेसिस क्रिएट करके आप बार बार रन करते रहोगे, तो मैं ऑनेस्टली बताऊं यही काम मैंने भी किया था। जब मैंने शुरू किया था तो मैं आए दिन एक नई हाइपोथेसिस बनाता था और उसके ऊपर पूरी शिफ्ट के अंदर हंट डाउन करते रहता था बिसाइड माय ऑपरेशंस। तो ये काम मैं यूजुअली करता रहता था। अच्छा, अब यूजुअली अभी आज का जो चूंकि SOC के ऊपर था, लेकिन अगर आप रेड टीमिंग की तरफ जाना चाहते हो तो रेड टीमिंग के अंदर दो बड़े स्पेक्ट्रम है, विच इज एक है इंफ्रास्ट्रक्चर की पेन टेस्टिंग, जिसके अंदर आप नेटवर्क से आप किस कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से आपको ब्रेक करना है या फिर इंट्रूड करना है, और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एडी को कॉम्प्रोमाइज करना है, कौन कौन से उसकी एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक्स होती हैं, किस तरीके से आपको करना है वगैरह। ये एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को जब पेन टेस्ट कर रहे हो तो फिर आपके पास आता है कि वेब पेन टेस्टिंग। वेब पेन टेस्टिंग थोड़ी ईजी आसान, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट। वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट करनी है तो आप उसके लिए पोर्ट फिगर के ऊपर जा सकते हो। मैं स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे ही आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। पोर्ट फिगर का पैरामीटर ऑफ पेन वाली पेज खोला और हम गए यहाँ पे, खोला पोर्ट फिगर। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे ना आप यहाँ पे लॉगिन वगैरह करो। यहाँ पे आपको मल्टीपल एक्सरसाइजेज हैं पेन टेस्ट की, वेब पेन टेस्टिंग की। इसके अलावा यहाँ पे आपको कम्युनिटी वर्जन देंगे बर्प सूट का, वो आप डाउनलोड करना। बर्प सूट जो है वो एक ऐसा टूल है जो कि आपकी जो HTTP रिक्वेस्ट निकल रही होती है ना, उसे इंटरसेप्ट करता है और आप फिर बाद में उसे रियल टाइम के ऊपर एडिट कर सकते हो। तो इस काम के लिए आपको थोड़ा बहुत आपको क्लियर होना चाहिए, थोड़ा कोडिंग सेंस वगैरह। अच्छा, तो ये थोड़ा सीधा सीधा काम है जो कि आप एज अ रेड टीमर कर सकते हो घर पे बैठे हुए, विच इज कि आप वेब एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करो। इसके ऊपर ही बग बाउंटी वगैरह पूरी हो रही होती मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में देखा है, उन्होंने रूल बनाया होता है कि कोई यूएसबी लगाए तो एक ऑफेंस जनरेट हो, या कोई बल्क में डेटा कॉपी करने की कोशिश करे तो ऑफेंस जनरेट हो, या कोई सर्वर का SSH लेना चाहे तो वो, इस तरह के इन्होंने कुछ सिनारियोस पे रूल बनाए होते हैं। और आपके सेशन सुनने के बाद मुझे ये लगा कि जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अटैक वेक्टर जितने भी अटैक्स हैं, तो मेरा क्वेश्चन यह है कि हर एक अटैक को माइटायर अटैक पे मैप करने की ज़रूरत होगी, और जिस तरह आपने पूरा एक तरीकाकार बताया है इसी तरह एक एक चीज़ को हमें करने की ज़रूरत है, या जिस तरह नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यूएसबी के लिए रूल बना दिया, मोबाइल के लिए बना दिया, इंटरनेट कनेक्ट कर दिया बना दिया। ये थोड़े से दो मुझे एस्पेक्ट्स नजर आए, इस पे काइंडली थोड़ी सी डिस्कशन करें। है। अच्छा, आपने बोला कि भाई मल्टीपल अजीब गरीब रूल बने हुए होते हैं, तो हमें क्या माइट्रे के ऊपर ही बनाना चाहिए? बना लो तो अच्छा है, माइट्रे अटैक फ्रेमवर्क के ऊपर। वरना जो यूजुअल बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक रूल बनाने की, वो होता है कि आपके पास एक सिक्योरिटी या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कोई पॉलिसी है जो वायलेट हो सकती है, वो कंसर्न हो, उसके अगेंस्ट आप बनाते हो रूल। सही है। और रूल डिटेक्ट क्या कर रहा होता है? वो पर्टिकुलर थ्रेट जिसके ऊपर आपने वो रूल बनाया है, और पॉलिसी वायलेशन, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है उसकी वायलेशन जब हो रही है तो वो आपको पता चल रहा है। तो दिस इज व्हाट रूल्स आर पर्टेन्स टू, कि आप जो हो एक रूल जो बनाते हो उसके अंदर कोई सिक्योरिटी या फिर पॉलिसी कंसर्न होता है। अगर है तो उसके ऊपर एक रूल बनता है, और आप जब भी उस रूल को इन्वेस्टिगेट करोगे तो अगर वो किसी पर्टिकुलर थ्रेट पे बना है तो आप देखोगे आया वो थ्रेट हुआ उस रूल के अंदर या नहीं, एज एन L1 एनालिस्ट, या फिर आप देखोगे कि उसके अंदर कोई पॉलिसी वायलेशन हुई है या नहीं। सो दिस इज हाउ द रूल वर्क और हाउ वी मेक रूल्स। और मेरी वैसे प्राइमरीली जॉब एट कॉमटेल यही है, मैं डिटेक्शन इंजीनियर हूँ। जी, एनी क्वेश्चंस?
In local market there is a lot of QRadar, IBM QRadar. इसके अलावा different organizations के अंदर different चीज़ें हैं. You will see Logarithm also. There is ARPATEC, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वजू है, वजू सीन. And we have Azure Sentinel. सिस्टम्स में बहुत है, कल शाहरुख ने जिसका आपको ओवरव्यू दिया था, दैट वन. इसके अलावा IBM QRadar का थोड़ा सा आज ओवरव्यू मैंने दिया था. ओवरव्यू नहीं दिया था, हम थ्रेड हंटिंग वेबसाइट कर रहे थे, उसके अंदर हमें थोड़ा सीम के ऊपर फिल्टर वगैरह लगाना था तो उसके लिए इस्तेमाल किया था. अच्छा, एंड IBM QRadar हो गया, Azure Sentinel हो गया, वजू हो गया, और आपके पास लॉगरिथम हो गया. ये चंद हैं सीधा सीधा जो आपको पाकिस्तान के अंदर बहुत मिलने वाले हैं. वो पाकिस्तान के ही हैं या फिर कोई बाहर का क्लाइंट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यही चारों के बीच में खानी घूम रही होगी. एंड देयर आर कुछ ओपन सोर्स अलग अलग सीम छोटे छोटे वेंडर्स के, उन्होंने वजू को बेस बनाते हुए, बेस लाइन बनाते हुए अपने सीम डेवलप किए हैं. तो वो उनका भी ना काफ़ी सारा रिलेशन जो है ना वो हाँ इलास्टिक सीम, पहले वजू जो था इलास्टिक का था, फिर बाद में जो है वजू अलग हुआ और इलास्टिक ने अपना सीम डेवलप कर लिया. वरना जब आप पहले वजू डाउनलोड करते थे ना तो वो इलास्टिक के बैंड के अंदर होता था. यस, तो दीज आर द सीम्स. और बेहतर ये होगा कि ज़्यादातर आपको QRadar और वजू, चूँकि वो QRadar का कम्युनिटी वर्जन भी है. स्प्लंक है लेकिन इतना पाकिस्तान में आपको दिखता नहीं है, ये आपको बाहर की मार्केट में बहुत मिलेगा. स्प्लंक हो गया, Azure Sentinel हो गया, लॉगरिथम हो गया, लॉग साइन भी है. यस सर, आप नेटवर्किंग को किस तरह देखते हैं एज अ सॉक एनालिस्ट? के हमें CCNA या CCNP की नॉलेज होनी चाहिए? आपके पास CCNA की बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए. आपको CCNP करना तो बहुत ही ज़्यादा फजूल होगा, और CCNA भी जो है आपके क्या नाम है जो आपके साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो रहा होता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी वाईशार्क के स्किल्स काफ़ी बेहतर हो जाते हैं वाईशार्क इस्तेमाल करने के. वाईशार्क क्या है? वाईशार्क के अंदर आप पैकेट्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उन्हें बैठ के एनालाइज कर रहे होते हैं. फॉर इंस्टेंस आपने आप सब मेरे ख्याल से आप सब ने नेटवर्किंग पढ़ी भी होगी, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा ट्राई हैक मी, यस देयर इज़ अ वेबसाइट. लेकिन नेटवर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपको ना पता होना चाहिए OSI मॉडल क्या होता है, प्राइवेट पब्लिक IPs क्या होती हैं, और VPN क्या होता है. सो रूटर्स और कॉमटेल प्लीज गाइड, सो आई विल स्टार्ट अप्लाइंग. किसी में भी चले जाओ, एट द एंड ऑफ द डे आप पे होता है आपकी लर्निंग के ऊपर. फॉर इंस्टेंस मेरा जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ लर्निंग रहा है उसके अंदर किसी इंडिविजुअल का कम ही हाथ रहा है, क्योंकि आप जब एक ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ एंट्री बैरियर फॉर बिगिनर्स. हाँ हैं भी, लेकिन बैरियर कौन सी फील्ड में नहीं है, हर फील्ड में होते हैं. तो अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, बेसिक्स के अंदर क्या होना चाहिए, आपके पास नेटवर्क फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो, और दूसरे दर्जे पे आपके इंटरनल्स आपको थोड़ा अच्छे से पता हो, तो आप एक बेसिक सॉक एनालिस्ट का जो इंटरव्यू है वो ब्रेक कर सकते हो. 2-3 सिनेरियो पढ़ के चले जाओ कि किस तरीके से डीडॉस हो रहा होता है, किस तरीके से बेसिक मेलवेयर चल रहा होता है, और व्हाट आर द सर प्लीज रोड मैप एक्सप्लेन करते हैं रिलेटेड टू सॉक. इसके ऊपर पहले बात हो चुकी है वैसे, जो पहला सेशन हुआ था मेरा साइबरनेट के साथ उसके अंदर रोड मैप ही डिस्कस किया था इसका. I have interview for SOC L1. I am a fresher. Any quick guide or topics to cover? भाई आप अपने पास एक तो पहले सीम डिप्लॉय कर लो कोई ओपन सोर्स, या तो आप वजू डिप्लॉय कर लो, या तो आप QRadar का कम्युनिटी वर्जन डिप्लॉय कर दो, उसके ऊपर एक इंटीग्रेशन कर दो किसी विंडोज एसेट की. हो सके तो एक्टिव डायरेक्टरी कर लो, ज़्यादा बेहतर है, मतलब विंडोज सर्वर की कर लो तो ज़्यादा बेहतर है. अच्छा, एक ये काम कर लो. दूसरा ये कि आपके पास नेटवर्किंग के बेसिक्स क्लियर हो, कि नेटवर्किंग के बेसिक्स में क्या है, OSI मॉडल किस तरीके से वर्क करता है, OSI मॉडल वो आपको बताओ, कम्युनिकेशन किस तरीके से इट हैपन्स. दूसरा आपके पास प्राइवेट और पब्लिक IPs क्या होती हैं और उनका पूरा प्रोसीजर क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए. तीसरा आपके पास चंद टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होनी चाहिए जो नेटवर्क डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही होती हैं, कि राउटर क्या वर्क होता है, स्विच का क्या वर्क होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सिक्योरिटी डिवाइस, नेटवर्क की सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, फायरवॉल हो गई, VPN हो गया, वी हैव IDS IPS, तो इनकी बेसिक आपको पता होनी चाहिए कि ये होती क्या है और किस तरीके से वर्क करती है. तो आई गेस यू विल क्लियर द इंटरव्यू अगर आपकी सारी ये चीज़ें क्लियर हैं. खैर, तो मैं आपको कल का पहले से ही बता देता हूँ कि कल व्हाट वी विल बी कवरिंग इज कि हम कल जो है 2-3
रियल लाइफ अटैक्स को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से वो अटैक हुआ था। एज अ सॉक एनालिस्ट आप वहाँ पे इन्वायरमेंट में लोगों को होना क्या चाहिए था, उनके पास कौन से रूल्स होने चाहिए थे, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर दूसरी सतह पे हम बात करेंगे सिग्मा सिग्नेचर्स की, और अगर टाइम बचा तो हम थोड़ा यारा सिग्नेचर्स के ऊपर भी जाएंगे। सिग्मा सिग्नेचर्स और यारा सिग्नेचर्स क्या होते हैं? सिग्मा सिग्नेचर्स जो होते हैं वो लॉग एनालिसिस के ऊपर होता है। ये जो हम क्यूरेडार रूल्स की बात कर रहे हैं ना, वो ये एक जेनेरिक रूल होता है जिसको किसी भी सीम के ऊपर इंप्लीमेंट किया जा सकता है, और उसके अंदर थोड़ी बहुत कोडिंग रिक्वायर होती है। YML पे होती है वो, आयंट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम है। और दूसरा जो है क्या नाम है, हम अगर टाइम मिल गया सिग्मा डिस्कस करने के बाद तो हम यारा को डिस्कस करेंगे, यारा रूल्स को। यारा रूल्स जो हैं वो आपके फाइल एनालिसिस होती है, और वो वाले जो रूल होते हैं वो अप्लाई हो रहे होते हैं आपके एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के अंदर, EPPs के अंदर, और आपके क्या कहते हैं EDR वगैरह के अंदर, जिसके अंदर प्राइमरीली उस फाइल के बिहेवियर को वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है सैंडबॉक्स में रन करके। तो वो होते हैं यारा रूल्स। और सिग्मा रूल्स कौन से हैं? ये जो जेनेरिक रूल्स हैं जिसके अंदर हम लॉग्स को एनालाइज करके बिहेवियर देख रहे हैं। तो ये 2 टाइप के रूल्स होते हैं, हम कल इनके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से बनते हैं। पहले सिग्मा, और आखिर में अगर टाइम बचा और 8 नहीं बजे तो वी विल डिस्कस अबिट यारा। यारा क्यों अबिट और क्यों नॉट एज अ होल? क्योंकि यारा जो है उसके ऊपर प्रिंसिपल सिक्योरिटीज काम कर रहे होते हैं, जैसे कैस्पर्स की काम कर रहा है वगैरह वगैरह। तो वो इज़ वेरी एडवांस, और परेशान हो जाएगा तुम लोग भी, क्योंकि उसके अंदर हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो आप इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो स्टेटमेंट्स के अंदर। तो ये है कि जेनेरिकली पता होना चाहिए कि यारा रूल्स होता क्या है, तो वो तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। बाकी है कि सिग्मा रूल्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और कुछ लाइव अटैक्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड ऑडियंस।